गांधी परिवार का कोई भी आदमी एक मंत्री तक नहीं बना है। लगभग 50 साल होने लगे हैं। इसकी वजह आप कह रहे हैं कि उनके चेहरे के अलावा कोई नहीं, या कैपेबिलिटी नहीं, या लोग पसंद नहीं करते हैं, नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं है, पोर्ट्रेट नहीं त्याग की भावना है। अगर त्याग की भावना है तो फिर क्यों कहते हैं कि राहुल गांधी जी जो है हमारे पीएम कैंडिडेट है? क्योंकि वो कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं वो बने। अगर त्याग की भावना गांधी परिवार में है कांग्रेस तो उनकी पार्टी के वर्कर्स में नहीं है। बड़ी बात नहीं है कि जब हम लोग चाहे राहुल जी क्या करें वो तो कोई नहीं जानता। सारे देश ने उस समय 2004 में कहा सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, त्याग की भावना थी। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बनूंगी, मैं प्रधानमंत्री। कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस किंग बनने से बेटर किंग मेकर होता है। कई सारे सवाल निशान खड़े होते हैं जब इस तरह के एग्जाम बड़े लेवल पर होते हैं जहाँ पर बच्चों का कैरियर टिका हो। ये KSSB की बात कर लो आप, या फिर कई बार बैंक पीओ की बात कर लो। कई तरह के ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पर कई बार धांधलियां देखने को मिलती हैं। बच्चे ये चीख के पूछते हैं अगर पेपर लीक हो गया उसमें हमारा क्या कसूर, ये कौन लोग हैं जो अपने मुनाफे के लिए चंद पैसों की कमाई के लिए जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उससे पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों के लिए एक सपना देखती है। वो ये सपना देखती है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, कोई नीट का पेपर पास करेगा, JEE का पेपर पास करेगा, उसके बाद नौकरी का कोई पेपर SSB जैसे आपने कहा PSC का वो पेपर पास करेगा, तो शिक्षा एक माध्यम बन सकती है उस मध्यम वर्ग परिवार को बेहतर सहूलियत और अपना लेवल ऑफ जो उसका लिविंग है वो बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है इस देश में। लगातार 2026 में अभी हमारा ये पेपर लीक हुआ, 2024 में भी नीट लीक हुआ था, 2021 में भी इसमें प्रॉब्लम आई थी और उससे पहले भी एक बारी हुआ था। 4 बारी ये जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है इस समय हमारे देश की मोदी सरकार, उसके अंदर लगातार 4 बारी ये पेपर पिछले 10 सालों में लीक हो चुका है। जो आदमी हमारे प्रेजेंट जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करना चाह रहे, कोई भी आदमी जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहा। जब पिछले 2024 में लीक हुआ था तब भी कुछ नहीं किया गया, कोई आदमी को जेल नहीं हुई, किस आदमी को निकाला नहीं गया, कुछ नहीं किया। और अभी भी मोदी सरकार वही कर रही है। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भी नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा नहीं दे रहे। वो जो पिता है वो नया कपड़ा नहीं खरीदता, वो नई गाड़ी नहीं खरीदता, वो अपने बहुत जरूरी जो उसके अपनी दवाइयों तक पे कटौती करते हैं। लोग ऐसे भी माँ बाप हैं, उसके बावजूद किस लिए? और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। वो आदमी जो खुद पढ़ा नहीं लिखा होता वो भी चाहता है मेरा बच्चा पढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। सत्ता में आपकी जिम्मेवारी भी होती है, आपका लोगों के प्रति एक प्रेम भाव होना चाहिए। जैसे जो हमारे आज से पहले लीडर्स रहे हैं इस देश में, बहुत बड़े बड़े बहुत कामयाब लोग हुए हैं, बहुत अच्छे लीडर्स हुए हैं जिन्होंने जब उनसे कोई गलती हुई उन्होंने उसकी जिम्मेवारी ली और नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया। एक तरफ तो वो कहते हैं सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, दूसरी तरफ वो कहते हैं जब सब कुछ नॉर्मलाइज होगा स्टेट और फिर वापस मिलेगी। पिछले साल हुई जो पहलगाम में हुआ वो दुखद घटना जो हुई, उसके बावजूद वो उसका फेलियर भी किसी ने सेट नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे 6 जो वीर जवान शहीद हुए उनका नाम बताया गया। और कितनी अफसोस और शर्म की बात है, हमारे देश के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के पटल पे ये बात कही थी कि उनका खुद के उनके ये वाक्य थे कि आप हमसे ये पूछिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई वीर सैनिक शहीद हुआ है, तो उसका जवाब है नहीं। मतलब पार्लियामेंट के बीच जो आदमी झूठ बोल रहा है उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन करोगे? जिस समय आप नालायकी को सेलिब्रेट करें, जिस समय देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है, मैं देखता हूं और वो छप जाता है, और आप उस बात पे तालियां बजाते हैं, तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री से और उसके ऐसे मंत्री से फिर यही मिलेगा। कांग्रेस भाजपा को लताड़ने के लिए उनको उनके मैनिफेस्टो याद करवा लेगी, लेकिन कांग्रेस कभी एनसी को उनके मैनिफेस्टो याद नहीं करवाती। पहला ट्वीट मुझे आज भी याद है सीएम साहब का, उन्होंने कहा था आई डोंट नीड एनी प्रोटोकॉल एज ए सीएम, मेरा काफिला जहां से भी जाएगा किसी की गाड़ियां रोकने की जरूरत नहीं है। ये चीजें इलेक्शन से पहले और बाद में आप भाजपा से हिसाब मांगते हो, आपका बनता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों सवाल नहीं पूछते जहां जहां एनसी ने वादे किया आवाम के साथ और पूरे नहीं कर पाए? कि जब तक स्टेट का स्टेटस वापस नहीं आता, जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जब आपके पास स्टेट का स्टेटस होगा
तो जिस तरीके का भी आप करना चाह रहे हैं काम, वो किए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर आज में आप जो कांग्रेस भी इतनी करने पिछड़े हुई जाएंगे, क्यों नजर आ रही है? क्यों एमपी के इलेक्शन हुए, एमएलए के इलेक्शन हुए, वहां पर क्यों कोई सीट नहीं निकाल पाई? क्या इसके अंदर कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी गुटबाजी चल रही है? क्योंकि कई कांग्रेस के चहीते जो सेवक हैं, उनका ये मानना था कि रमन भल्ला जी को जहां खड़ा होना चाहिए था बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां उनको सीट नहीं दी गई। कांग्रेस अपोजिशन में है, एक दिन 2 दिन मुद्दे को छेड़ देगी, तीसरे दिन शांत होकर बैठ जाएगी। कांग्रेस के अंदर ही कई ऐसे लीडर हैं, मैंने इंटरव्यू किया यहाँ बिठा के ही, वो कांग्रेस के होके ही कांग्रेस के लीडरों के खिलाफ बोलते हैं। वो लोग कांग्रेस के हैं ही नहीं। जो आदमी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के खिलाफ बोल रहा है, जो आदमी कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी के खिलाफ बोल रहा है, वो फिर वो बीजेपी वाला हिसाब है, उससे सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। आजादी से पहले भी लड़ाई लड़ी है, तब भी सत्ता की कोई उम्मीद नहीं थी। भाजपा के कोई काम मेरी से बात तो सुन, मेरी बात मैं आपकी सुनूंगा। भाजपा तो जब कांग्रेस पार्टी आजादी खाली कांग्रेस ने दिलवाई 100%, और लोगों की लीडरशिप किसकी रही? कांग्रेस पार्टी की। तब भाजपा तो थी नहीं, आरएसएस थी, आरएसएस थी। आप अगर आपने कहा कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई, इसका मतलब शहीद भगत सिंह भी कांग्रेसी थे, इसका मतलब चंद्रशेखर आजाद भी कांग्रेसी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वो बीजेपी वालों के भी थे, कांग्रेस वालों के भी थे, हर एक के थे। आज मोदी जी हैं तो वो कांग्रेस वालों के भी प्रधानमंत्री है, या बीजेपी वालों के भी हैं, वो प्रधानमंत्री देश के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। नेहरू जी और मोदी का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। टाइम पूरा करने से कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि प्रॉब्लम अपनी पार्टी का कोई लीडर हो, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, और अपोजिशन की अगर हो। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of this country, independent India. बिल्कुल। He sowed the seeds of development. आज एक बार फिर से रिफॉर्मर जो में खास मेहमान आए हैं, संदीप सिंह रेशम जी इनका नाम है। युवा नेता है, युवा सोच है, स्टूडेंट्स का बाखूबी आवाज़ बनते हैं, उनका साथ देते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हाल ही में सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है नीट के एग्ज़ाम्स को लेकर। हमने कई सारी सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी, कुछ बच्चे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लेट हो गए, उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके थे। यहाँ तक कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता भी बिल खिलाते हुए नजर आए कि पूरे साल के बच्चे की मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। कई सारे सवाल निशान खड़े होते हैं जब इस तरह के एग्ज़ाम बड़े लेवल पर होते हैं जहाँ पर बच्चों का कैरियर टिका हो। ये कि एसएसबी की बात कर लो आप, या फिर कई बार बैंक पीओ की बात कर लो। कई तरह के ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर कई बार धांधलियाँ देखने को मिलती हैं। बच्चे ये चीख चीख के पूछते हैं, अगर पेपर लीक हो गया उसमें हमारा क्या कसूर? ये कौन लोग हैं जो अपने मुनाफे के लिए, चंद पैसों की कमाई के लिए जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया बहुत के चैनल का हमें यहाँ बुलाने के लिए, और इस समय जो ये ज्वलंत मुद्दा चल रहा है नीट पेपर का, उस पर हमारा पक्ष सुनने के लिए। संदीप जी, ऐसा क्या है आखिरकार, जब मालूम है हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पर इतना बड़ा बच्चों के भविष्य जिस पे डिपेंड है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, लेकिन हर बार ये ब्लैक शिप्स कहाँ से आ जाती हैं? ये कौन ऐसे भेड़िए हैं? ये कौन ऐसे अपने चंद पैसों के स्वार्थ के लिए बीच में आते हैं? और हर बार ऐसा होता है कि बच्चों का भविष्य जो है वो बीच में लटक जाता है, वो मजबूर हो जाते हैं। मेंटल हरासमेंट कितनी फेस करनी पड़ती है, किसको जिम्मेवार मानते हो? राहुल जी, जैसा आपने कहा कि ये जो पेपर है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पेपर है, जिसके बेसिस पे जो हमारी लगभग 2 लाख जो MBBS की सीट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनकी सिलेक्शन होता है मेरिट बेसिस पे नीट के पेपर के हिसाब से किया जाता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा है, इस देश का जो मध्यम वर्ग का जो परिवार है, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। उसी एजुकेशन एक ऐसा माध्यम भी है जिसके चलते जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों के लिए एक सपना देखती है। वो ये सपना देखती है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, कोई नीट का पेपर पास करेगा, जेई का पेपर पास करेगा, उसके बाद नौकरी का कोई पेपर, एसएसबी जैसे आपने कहा, पीएससी का वो पेपर पास करेगा, तो शिक्षा एक माध्यम बन सकती है उस मध्यम वर्ग परिवार को बेहतर सहूलियत और अपना लेवल ऑफ जो उसका लिविंग है वो बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है इस देश में। आप देखिए, उसके बावजूद हो क्या रहा है, लगातार 2026 में अभी हमारा ये पेपर लीक हुआ,
2024 में भी नीट लीक हुआ था, 2021 में भी इसमें प्रॉब्लम आई थी, और उससे पहले भी एक बारी हुआ था। 4 बारी ये जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है इस समय हमारे देश की, मोदी सरकार, उसके अंदर लगातार 4 बारी ये पेपर पिछले 10 सालों में लीक हो चुका है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो हमारे देश के जो इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं, जो अभी हमारे प्रेजेंट जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करना चाह रहे। कोई भी आदमी जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहा। जब पिछले 2024 में लीक हुआ था तब भी कुछ नहीं किया गया, कोई आदमी को जेल नहीं हुई, किस आदमी को निकाला नहीं गया, कुछ नहीं किया। और अभी भी मोदी सरकार वही कर रही है। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भी नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस तरह की बातें क्यों बाहर आती है? देखिए, हम इसकी पूर्ण रूप से जांच करेंगे, हम कमेटी का गठन करेंगे, हम इस पे सीट बिठाएंगे, हम इस पे ये करेंगे। क्या वो एक टेम्पररी बेस के लिए लोगों की भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करना मानोगे, या उनको कहिए कि इस समय हम इनको ये लॉलीपॉप देके शांत कर देते हैं, बाद में कुछ चंद रोज बाद भूल जाएंगे? बिल्कुल राहुल जी, जैसे आपने कहा, जो ये मुद्दा है ये ना पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के काम करने का मुद्दा है। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, यहाँ हमारे व्यूवर्स, हर आदमी, माता पिता, एक आदमी, एक औसतन स्टडी है कि हिंदुस्तान में जो एक आम परिवार है वो अपनी आय का लगभग 30 से 40% हिस्सा सिर्फ अपने बच्चे की पढ़ाई पे लगाता है। बिल्कुल। वो जो पिता है वो नया कपड़ा नहीं खरीदता, वो नई गाड़ी नहीं खरीदता, वो अपने बहुत जरूरी जो उसके अपनी दवाइयों तक पे कटौती करते हैं। लोग ऐसे भी माँ बाप हैं। उसके बावजूद किस लिए? और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। वो आदमी जो खुद पढ़ा नहीं लिखा होता वो भी चाहता है मेरा बच्चा पढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। और जो हमारे देश के जो इस समय जो हेल्म ऑफ डिस्पेंसेशन पे जो बैठे हैं, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें उन चीज की जो एक इमोशनल चीज होती है वो उनमें बिल्कुल नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए जो सत्ता है वो सिर्फ सत्ता करने के लिए, जबकि सत्ता सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होती। सत्ता में आपकी जिम्मेवारी भी होती है। आपका लोगों के प्रति एक प्रेम भाव होना चाहिए। जैसे जो हमारे आज से पहले लीडर्स रहे हैं इस देश में, बहुत बड़े बड़े बहुत कामयाब लोग हुए हैं, बहुत अच्छे लीडर्स हुए हैं, जिन्होंने जब उनसे कोई गलती हुई उन्होंने उसकी जिम्मेवारी ली और नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया। हम ऑल इंडिया लेवल पर तो चलो इस एग्जाम की बात कर रहे थे। आपको लगता है कि अगर मैं जम्मू कश्मीर पे बात करूं, धारा 370 और 35 से टूटने के बाद अभी तक जो कहा गया था और ये वादा भी किया गया था जम्मू कश्मीर के वासियों को, आपको स्टेटहुड वापस दी जाएगी जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होने पर, आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज लगभग 7 साल हो चुके हैं, 8वां साल लग चुका है जी, क्या सब चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये दोनों चीजें आपस में ही कंफ्लिक्टिंग है। जो बीजेपी जो ये बातें कहती है, एक तरफ तो वो कहते हैं सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, दूसरी तरफ वो कहते हैं जब सब कुछ नॉर्मलाइज होगा स्टेटहुड फिर वापस मिलेगी। तो इन चीजों पे खुद ही उनका अपना विरोधाभास है। इन चीजों पर वो बात को क्लैरिटी नहीं है। देखिए, पिछले कई सालों से जो सबसे दुखद घटना हमारी पिछले साल हुई, जो पहलगाम में हुआ, वो दुखद घटना जो हुई, उसके बावजूद वो उसका फेलियर भी किसी ने सेट नहीं किया। अभी रिसेंटली मैं कल की न्यूज़ देख रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे 6 जो वीर जवान शहीद हुए उनका नाम बताया गया। और कितनी अफसोस और शर्म की बात है, हमारे देश के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के पटल पे ये बात कही थी कि उनका खुद के उनके ये वाक्य थे कि आप हमसे ये पूछिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई वीर सैनिक शहीद हुआ है, तो उसका जवाब है नहीं। मतलब पार्लियामेंट के बीच जो आदमी झूठ बोल रहा है, उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन करोगे? आप उनकी कही हुई बात का कोई मूल्य नहीं है। एक बात मैं एक बात और बताऊंगा, ये बात कहाँ से आती, कहाँ से ये सब चीजें आप देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। मैं इस चीज में पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा था, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है बच्चों का, पर ये जो सच्चाई ये है, जिस समय आप नलायकी को सेलिब्रेट करें, जिस समय देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है, मैं देखता हूं और वो छप जाता है, और आप उस बात पे तालियां बजाते हैं, तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री से और उसके ऐसे मंत्री से फिर यही मिलेगा, एक पेपर ही लीक होंगे। और एक और मजे की बात, वो मंत्री कहता है पूरा पेपर नहीं लीक हुआ, थोड़ा सा ही लीक हुआ। अब देखिए ना कितनी बेशर्मी, बड़े, मैं अब क्या अपने शब्दों का इस्तेमाल करूं, कितना बेशर्मी बड़े इनकी बातें हैं कि थोड़ा सा पेपर लीक हुआ और वो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रहे। जो आपकी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिन्होंने 2024 में भी पेपर लीक करवाया, मैं कहूंगा करवाया,
क्योंकि जो लास्ट इसके जो रिफॉर्म्स हुए थे, जिसके बाद ये सब चीजें आई थी कि पेपर को जीपीएस से ट्रैक किया जाए, ऑनलाइन किया जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाए, उसके बाद पेपर हाईएस्ट सीट पे जो आदमी बैठा है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना वो पेपर लीक नहीं किया जा सकता था, जो इस साल फिर लीक हुआ। मैं आपके एग्जाम की बात हमने कर दी, जम्मू कश्मीर की स्टेट की बात भी कर दी। एक अहम चीज है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जम्मू कश्मीर में पिछले चुनाव में पैर रखा जी। लेकिन आज कांग्रेस अपने आप को किस तरह देखती है मौजूदा हालात में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी हैं। क्योंकि आम पब्लिक को एक बात समझ नहीं आती, जम्मू के लोग जब बीजेपी से पूछते हैं आपने जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले पूरा करने का वक्त आ गया है, तो भाजपा कहती है देखिए जी सीएम साहब तो उमर साहब है, एनसी की सरकार है, हम उस पर क्या करें, ये कसूरवार तो वो है। और जब कश्मीर के लोग जिन्होंने एनसी को वोट दिया वो भी पल्ला झाड़ देते हैं, वो कहते हैं जी गवर्नर राज है, सेंटर में सरकार बीजेपी की है। ये क्यों आखिरकार लोगों को भ्रम में रखा जा रहा है? और इस बीच कांग्रेस चुप्पी साधी क्यों बैठी है? कांग्रेस उन मुद्दों को बोल रही है जो हिंदुस्तान के डिफरेंट जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में इस समय कांग्रेस चुप्पी साधी क्यों बैठी है? क्या उनकी मजबूरी बन चुकी है, या फिर उमर अब्दुल्ला जी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया था इस वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे? मैं आपको बताता हूँ जी, किसी भी जो मुद्दा है, जो लोगों का मुद्दा है, उस पर लगातार जो स्टेट कांग्रेस हमारे प्रेसिडेंट है तारिक हमीद कराची, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, वो हर एक उस मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो असेंबली के अंदर है, असेंबली के बाहर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी के पास जाके उन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है, वो सब कर। देखिए, आपने दो बातें कही। एक तो जो स्टेटहुड ना होने के कारण बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ताकतें हैं वो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं थ्रू जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपका एक डिपार्टमेंट का हेड है, जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, वो 90% डिपार्टमेंट्स में एक आईएएस है, और वो आईएएस का ट्रांसफर का अधिकार किसके पास है? एलजी के पास। जो भी आदमी किसी भी तरीके का पब्लिक सर्वेंट है, उससे जो नाकामी, जब वो किसी की तरह की गलती करे, किसी भी तरीके का कुछ गलत काम करे, उसे सजा देने का जो अधिकार है, वो स्टेट, जो मैं अभी भी स्टेट ही कहूंगा इसे, वो जम्मू कश्मीर की जो सरकार, चुनी हुई सरकार है, उसके पास नहीं है। मैं आपकी बात से सहमति जताता हूँ, लेकिन एक जरूर सवाल पब्लिक जो है, जो कांग्रेस के चहेते हैं, वो भी पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि जिस तरह से मैनिफेस्टो का जिक्र होता है जी। कांग्रेस भाजपा को लताड़ने के लिए उनके मैनिफेस्टो याद करवा लेगी, लेकिन कांग्रेस कभी एनसी को उनके मैनिफेस्टो याद नहीं करवाती। इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंकेंगे, बिजली हम फ्री देंगे। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं कहते हैं मेरी आंटी घर में भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर लगाना बहुत जरूरी है बिजली की चोरी बचाने के लिए। पहला ट्वीट मुझे आज भी याद है सीएम साहब का, उन्होंने कहा था आई डोंट नीड एनी प्रोटोकॉल एज ए सीएम, मेरा काफिला जहां से भी जाएगा किसी की गाड़ियां रोकने की जरूरत नहीं है। ये चीजें इलेक्शन से पहले और बाद में आप भाजपा से हिसाब मांगते हो, आपका बनता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों सवाल नहीं पूछते जहां जहां एनसी ने वादे किया आवाम के साथ और पूरे नहीं कर पाए? देखिए, जो उमर अब्दुल्ला साहब, जो देश के, जो हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो कुछ कहा उन चीज़ों का जवाब वो बेहतर दे सकते हैं, या उनकी पार्टी का जो प्रवक्ता है वो बेहतर दे सकता है। रही बात मैनिफेस्टो की, तो जो जो हमारे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसमें से जो जो चीज़ें, क्योंकि अभी जो कांग्रेस है वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, हमारी जो लीडरशिप है उसने डिसाइड किया हुआ है, चाहे स्टेट लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप ने मिलके, कि जब तक स्टेट का स्टेटस वापस नहीं आता, जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जब आपके पास स्टेट का स्टेटस होगा तो जिस तरीके का भी आप करना चाह रहे हैं काम वो किए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पिछड़े हुई क्यों नजर आ रही है? क्यों एमपी के इलेक्शन हुए, एमएलए के इलेक्शन हुए, वहां पर क्यों कोई सीट नहीं निकाल पाई? क्या इसके अंदर कांग्रेस की अंदर कोई ऐसी गुटबाजी चल रही है? क्योंकि कई कांग्रेस के चहेते जो सेवक हैं उनका यह मानना था कि रमन भल्ला जी को जहां खड़ा होना चाहिए था बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां उनको सीट नहीं दी गई, वहां टोनी जी को खड़ा किया गया। जहां टोनी जी को खड़ा होना चाहिए था वहां रमन भल्ला जी को खड़ा किया गया। दूसरी बात यह भी उठी कि सतीश शर्मा जी जैसे लीडर इन्होंने गवा दिए और उन्होंने इंडिपेंडेंट जीत के बताया, आज वो बतौर कैबिनेट मिनिस्टर है। क्या अंदरूनी सियासत जिस तरीके से कांग्रेस में चल रही है, क्या अंदर अंदर ही एक दूसरे को लोग काट रहे हैं जिस वजह से रिजल्ट नहीं सामने आ रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस एक पूरी यूनाइटेड फोर्स की तरह जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। क्या ये आपको लगता है सीटें गंवाई हैं, ये तो हाथ में थी? देखिए, सीटें गंवाना ना गंवाना, सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक सेट प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के साथ आपका कैंडिडेट सेलेक्ट होता है।
कई बारी लोगों को दूर से देख के कुछ चीजें ऐसे लगती हैं, उसे यहाँ होना चाहिए था, उसे वहां होना चाहिए, पर जरूर जो भी चीजें होती हैं उनमें जो भी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है जो टिकट्स का वितरण करती है, वो किसी ना किसी चीज़ों को देख के उसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। उसमें आपको हर तरह का जो हमारी कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको रिप्रेजेंटेशन भी देना है, आपने हर तरीके की वहाँ के लोगों की जो डिमांड है उसे भी मानना। मान लिया सब चीजें मद्देनजर रखे आपकी पार्टी ने ये फैसला लिया, लेकिन रिजल्ट वही निकला जो लोग चाहते थे। क्या उसके बाद पछतावा नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी या कहीं ना कहीं इफन बट हो मैंने गया? आपको कहा कि कांग्रेस जो है ना वो हर समय सत्ता की राजनीति नहीं करती। हमारी राजनीति विचारधारा की राजनीति है। उस विचारधारा को दरकिनार करके सत्ता में आना कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। राहुल गांधी जी लगातार पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस जिस मुद्दे पे, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लोगों ने कहा जी ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, आप इन्हें मत उठाइए, पर राहुल गांधी जी ने उस चीज का स्टैंड लिया। अब आप देखिए जो छात्रों का मुद्दा हुआ है, लगातार वो पूरे देश में हमारा 40 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। विपक्ष में छात्रों की गूंज जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं इन सब चीजों को समझता हूं। चीजों को लगातार उठाना, चाहे उससे सत्ता पक्ष में नुकसान ही क्यों ना हो, विपक्ष इट शुड बी पॉलिटिकली विपक्ष में बैठे, ऑपोजिशन में बैठकर कांग्रेस इतनी शांत नरम स्वभावी क्यों नजर आती है? क्योंकि ये यहाँ के लोगों का भी मानना है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, भाजपा ऑपोजिशन में है, वो दिखाती है, आपने बम बम बोले देखा। कांग्रेस ऑपोजिशन में है, एक दिन 2 दिन मुद्दे को छेड़ देगी, तीसरे दिन शांत होकर बैठ जाएगी। कांग्रेस के अंदर ही कई ऐसे लीडर हैं, मैंने इंटरव्यू किया यहाँ बिठा के ही, वो कांग्रेस के होके ही कांग्रेस के लीडरों के खिलाफ बोलते हैं। वो लोग कांग्रेस के हैं ही नहीं। जो आदमी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के खिलाफ बोल रहा है, जो आदमी कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी के खिलाफ बोल रहा है, वो बीजेपी वाला हिसाब है, उसे सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। अगर आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आपकी विचारधारा की लड़ाई है। वो लड़ाई कई बारी लोग, विचारधारा की लड़ाई कितनी देर चलेगी? 12 साल का इंतजार नहीं, वो देश को भी हो गया। 2014 के बाद हमने आजादी से पहले भी लड़ाई लड़ी है, तब भी सत्ता की कोई उम्मीद नहीं थी। भाजपा के कोई काम से बात तो सुन, मेरी बात जी, क्या आजादी से पहले किसी को सत्ता मिलने का कोई चांस था? जब अंग्रेजों का राज था, तो जब कांग्रेस पार्टी, आजादी खाली कांग्रेस ने दिलवाई 100%, और लोगों की लीडरशिप किसकी रही? कांग्रेस पार्टी की। तब भाजपा तो थी नहीं, आरएसएस थी, श्यामा प्रसाद। मेरी बात, शहीद भगत सिंह जी क्या कांग्रेसी थे? इसका जवाब दीजिए। शहीद भगत सिंह जी क्या कांग्रेसी थे? और चंद्रशेखर आजाद जी कांग्रेसी थे? जब आरएसएस थी तो वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये लिखते थे कि जी आप आइए, और जो हमारी इंडिया मूवमेंट है उसे कैसे खत्म किया जाए, इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी रही हैं। हमें मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते, हमें अटल बिहारी जी जैसे प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते, इतिहास गवाह है। लेकिन आपकी इस बात को लेकर मैं जरूर कहूंगा कि सिर्फ कांग्रेस ने आजादी दिलाई है। कांग्रेस का एक मेजर पार्ट आप कैसे, अब आपने उस चीज को दुरुस्त किया है। कांग्रेस का एक मेजर आपने अब उस बात को दुरुस्त किया है, वो आजादी दिलाई। आप तो अगर आपने कहा कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई, इसका मतलब शहीद भगत सिंह भी कांग्रेसी थे, इसका मतलब चंद्रशेखर आजाद भी कांग्रेसी थे। आप चंद्रशेखर आजाद जी की जो चिट्ठियां हैं, उनके जो अपने पर्सनल नोट्स हैं, आप जो शहीद भगत सिंह जी के पर्सनल नोट्स हैं, आप उन्हें पढ़िए। उन्होंने नेहरू जी की बहुत जगह पे तारीफें की हैं, इसमें कोई नहीं, नेहरू जी की तारीफें आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्यों नहीं होंगी? कांग्रेस एज अ पार्टी एक चीज है, बट जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की, वो सदियों पुरानी आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी क्या है? वो आइडियोलॉजी ये है जो आपके देश की कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी है, कि आप किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को उसकी जात पे, उसके धर्म पे, उसके जेंडर पे, उसके खित्ते पे, उसके साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे। आप जो सही है उसके लिए खड़े रहेंगे, जो गलत है उसके लिए आवाज उठाएंगे। ये तो सदियों से चलती आ रही है। अगर आप इस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, कुछ ही दिनों पीछे। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, उन्होंने एक लंबा अरसा सियासत में दे दिया तो जय जयकार हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे एक दिन आगे काम कर लेते हैं तो उस पर कांग्रेस के चाहने वाले मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं कि देखिए इसमें कौन सी वाहवाही होगी, इसमें भी बड़ा चढ़ा के बीजेपी बता रही है। अरे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वो बीजेपी वालों के भी थे, कांग्रेस वालों के भी थे, हर एक के थे।
आज मोदी जी हैं तो वो कांग्रेस वालों के भी प्रधानमंत्री हैं या बीजेपी वालों के भी हैं, वो प्रधानमंत्री देश के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। एक टाइम पूरा करनी एक बात है। दूसरी तरफ नेहरू जी की जो अगर आपने बात जानते हो कि नेहरू जी अपने ही खिलाफ पेन नेम से चिट्ठियां लिखते थे और नेहरू की ही मुखालफत करते थे। वो लोगों को ये प्रोत्साहन देते थे कि लोगों में ये हिम्मत आए कि वो देश के प्रधानमंत्री को सवाल कर सके। नेहरू जी और मोदी का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। टाइम पूरा करने से कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता। जो क्वालिटी थी जो नेहरू जी ने इस देश के लिए दिया, मैं आपको नीट की बात करूंगा, इन पेपर्स की, जो ये गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस थे, एम्स, ये मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम्स, आज उन सब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जिसके लिए हमारे जो ये बच्चे हैं लगातार इनमें जाने की कोशिश करते हैं, माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे वहां पर जाएं, वो इंस्टीट्यूशंस नेहरू ने इस देश को दिए। टाइम पूरा करना आपकी एक बात मैं सहमत हूँ, ठीक है जी, टाइम पूरा कर लिया। जम्मू कश्मीर की बात अगर उसमें आप मेरी बात ही नहीं पूरी, राहुल जी मेरा उस पॉइंट को खत्म तो कर दीजिए। मैं आपकी बात से कंपैरिजन नहीं, मैंने ये नहीं कहा, यू कैन नॉट कंपेयर नेहरू एंड मोदी। मैंने पहले भी कहा कि अगर इस देश को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री मिले तो यहाँ पर मनमोहन सिंह जैसे भी मिले, बिल्कुल, इसमें कोई दराई नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि प्रॉब्लम अपनी पार्टी का कोई लीडर हो उसको बड़ा चढ़ा के बताना, और अपोजिशन की अगर हो। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of this country, independent India. बिल्कुल, he sowed the seeds of development which till today we are taking care and we are trying to उसको बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी देश के पास प्रधानमंत्री का कोई और चेहरा नहीं है कांग्रेस के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, आगे राहुल गांधी जी, कभी प्रियंका गांधी जी, क्या गांधी परिवार से हटकर कांग्रेस के पास कोई और चेहरा नहीं है जो देश की कमान संभाल सके? मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने पता नहीं क्यों सोनिया गांधी जी का नाम लिया प्रधानमंत्री के लिए, वो तो कभी किसी पद पे रही नहीं। वो 2002 मनमोहन सिंह जी बेशक प्रधानमंत्री रहे, ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा भाजपा कहना था, बताना चाहूंगा चलाने वाले सोनिया गांधी जी थे। मेरे कहने का मतलब नहीं है, जिन्होंने भी देश चलाया, जिन्होंने भी देश चलाया अच्छा चलाया। मैं आपको अब इसमें मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आप फैक्ट दीजिए, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जिन्होंने भी देश आज तक चलाया बहुत बढ़िया चलाया, लेकिन कहने का मतलब ये है, मैं घोटालों की बात नहीं कर रहा, ना भाजपा के दौरान चेहरा पूछा है, मैं उसका जवाब चेहरे वाली बात का। गांधी परिवार को छोड़कर कोई और चेहरा है कांग्रेस में? जी, पहली बात का आप कह रहे हो कि वही रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी के बाद गांधी परिवार का कोई भी आदमी एक मंत्री तक नहीं बना है। लगभग 50 साल होने लगे हैं। उसकी वजह आप कह रहे हैं कि उनके चेहरे के अलावा कोई नहीं, क्या कैपेबिलिटी नहीं, या लोग पसंद नहीं करते, नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं है, त्याग की भावना है कि सत्ता की राजनीति अगर त्याग की भावना है तो फिर क्यों कहते हैं कि राहुल गांधी जी जो है हमारे पीएम कैंडिडेट है? क्योंकि वो कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं वो बने। अगर त्याग की भावना गांधी परिवार में है कांग्रेस तो उनकी पार्टी के वर्कर्स में नहीं है। बड़ी बात नहीं है कि जब हम लोग चाहें राहुल जी क्या करें, वो तो कोई नहीं जानता। सारे देश ने उस समय 2004 में कहा सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, त्याग की भावना थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगी, मैं प्रधानमंत्री। कई बार ऐसा होता है आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट किंग बनने से बेटर किंग मेकर होता है। देखिए उस बात नहीं, मैंने वो चीज नहीं कह रहा, बात का अंत मेरा एक बड़ा सरल सा सवाल था। आप अब किंग कहिए, आप किंग नहीं बनेगा, आप किंग मेकर कह रहे हैं, सिंपल। उसका यहाँ पर कांग्रेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आगे तो पोर्ट्रेट होते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, बैकफुट पे दिमाग चल रहा है वहां पर अमित शाह जी का। छोड़िए उन बातों पे क्या जा रहा है। एक और इस पे एक बात और पहले सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। पेपर लीक पे शुरू कर, हमारा मुद्दा वापस आएंगे। एक बात और, आपने नाम लिया अमित शाह जी का जी, जैसा मैंने आपको कहा, जब आप नाकामी को, नाकारेपन को और बेईमानी को सेलिब्रेट करेंगे, जब आप एक ऐसे आप ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी कहते हैं? नहीं, अभी बताने लगूं किसे नाकामी कहने लगूं, आपने उसमें अभी बताने लगूं क्या कहने लगूं कि जिस समय एक आदमी अमित शाह जैसा जो लोगों की पार्टियां तोड़ता है, जो एमएलए खरीदता है, जो एमपी खरीदता है, जिस समय क्रॉस वोटिंग होती है, सियासत में चलता आता है। मैं बता, ये तो कोई भी पार्टी खरीदेगी, नहीं, कभी कांग्रेस ने खरीदा नहीं, कभी नहीं। कैसे आप कह सकते हैं? जिस समय आप उस आदमी को चाणक्य, राजनीति उसे कहते हैं। आज कोई बीजेपी, कांग्रेस, जिस समय आप एक उस आदमी को चाणक्य कहेंगे तो फिर चोरों में तो होड़ लग जाएगी ना, कौन बड़ा चोर है उसे बड़ा पद मिलेगा। फिर जिस इंसान ने बिकना हो ना, उसके माथे पे नहीं लिखा मैं बीजेपी का या कांग्रेस का, वो बिकेगा।
उसकी फितरत है बिकना, बिच्छू का डंग मारनी फितरत है, सांप का डसना फितरत है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिकने वाले आदमी हमारे पास कम सामने ज्यादा है। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार, आपने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि वो लगातार जिस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस देश में, आपके मीडिया के ही कई साथियों ने चाणक्य कहते हैं कि बहुत बड़े चाणक्य हैं। वो चाणक्य किस बात वो मीडिया कोई और होती होगी, वो शायद साथी हैं, मीडिया के ही लोग कहते हैं, बहुत सारे टीवी पे हम देखते हैं। पर अब देखिए ना, सेलिब्रेट किस चीज को किया जा रहा है? सेलिब्रेट इस चीज को किया जा रहा है कैसे आप तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा एमपीज को तोड़ के एक पार्टी जिसके कोई वजूद ही नहीं है वहां ज्वाइन कराते हैं। इस तरीके से आप जो महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे जो उनकी पार्टी है उसके 6 लोकसभा एमपी तोड़ लेते हैं। किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा एमपीज हैं वो स्टेट कितनी, देखिए अजीब सी बात है कि पंजाब में बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं, वहां पर राज्यसभा के उनके 6 से 7 राज्यसभा में। मैं इस पे भी आता हूँ, मैं राघव चड्ढा जी, मैं राघव चड्ढा जी पे भी आता हूँ, लगातार मैं राघव चड्ढा जी पे भी आता हूँ। अल्टीमेटली भी यही होगा। देखिए राघव चड्ढा, सब चीजें कनेक्टेड है राहुल जी। आपने कहा राघव चड्ढा जी के साथ हरभजन सिंह या बाकी लोग भी चले गए, आम आदमी पार्टी का वहां पर ऑलमोस्ट सुपड़ा साफ हो गया। कहने का मतलब है आपकी एक बात से चलो पब्लिक भी सहमत होगी कि अमित शाह जी के पास इतनी ताकत या इतना दिमाग या इतनी पावर, बेईमानी है या इतना पावर या इतना पैसा, बेईमानी है। चलो बेईमानी भी, अब वो पैसा कहाँ से आना है? अच्छा, जब आपने पैसा कहा, अब वो पैसा कहाँ से? मुझे लाइन कंप्लीट करने दीजिए। पेपर बिक रहा है नीट का, जिसकी आप बात घोटालों पे जाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट आती है, फिर उसके बाद पीजी घोटाला भी आता है, कॉमनवेल्थ गेम भी आता है, वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा सबको बरी किया, वो तो मैं वही तो कहता हूँ ना, मैं वही कहता हूँ, वकील बैठे, जिस समय आपने मुझे एक लाइन कंप्लीट करने दीजिए। उस समय फिर ये पेपर बेचने पड़ते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, फिर ये पेपर आपने कहा अमित शाह जी जो है, आपने कहा सर, आपने कहा अमित शाह जी एमएलए और एमपी खरीदते हैं। जिसने घर छोड़ने की तैयारी करनी हो उसके दिमाग में ये चीजें पहले आ गई होती हैं। मतलब बिकाऊ लोग बिकने को तैयार है तभी कोई खरीद रहा है ना। अगर आप किसी खरीदने वाले को गलत कह रहे हो तो बिकने वाले को सही कैसे बोलोगे? नहीं, मैं बिकने वाले को सही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं। ईडी से लोगों को धमकाया जाता है, आईटी से इनकम टैक्स से लोगों को धमकाया जाता है, सीबीआई से लोगों को धमकाया जाता है। जिसके मन में चोर होगा वो करेगा ना। लोगों को मैंने जिंदगी में, लोगों को खरीद, संदीप जी मैंने जिंदगी में लगातार जिस चीजों को, लोगों छोड़ो, मैं कह रहा हूँ संदीप जी, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पे करो ईडी, मैं करता हूँ। 1 रुपए का भी अपनी लाइफ में कभी घोटाला या कहीं 2 नंबरी कमाई की हो, मेरे पे रखो, मैं डर कोई नहीं। बिल्कुल डर उनको है ईडी का, जो लोग ये करते हैं 2 नंबर का पैसा कमाते हैं। बट अगर ये किसी ने किया है, आप उसे सजा दीजिए ना। आप उसे ब्लैकमेल करके वॉशिंग मशीन बीजेपी में डालते हैं, उसके बाद कहते हैं कि इससे ईमानदार कोई आदमी नहीं। वही आदमी जिस समय हिमंता विश्व शर्मा को इन्होंने कहा कि ये बहुत करप्ट है, बीजेपी लगातार उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसके तीसरे दिन वो बीजेपी में चला जाता है कांग्रेस छोड़ के। आज वो देश वहां का रहता है, कभी बहुत बार हम देखते हैं जब सरकार बनती है ना, जब सरकार बनती है कांग्रेस ने भी बड़े सारे लीडर तोड़ते हैं बीजेपी के, जो कांग्रेस में जाते हैं। बात समझिए, देखिए हो क्या रहा है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो पार्टी क्यों छेड़ रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक आदमी अगर वो बेईमान है, आप उसे सजा दीजिए, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। आप उसे बीजेपी में डालते हैं, उसे धोते हैं, वॉशिंग मशीन चलती है, कहते हैं अब ये सबसे वो वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर कांग्रेस भी तो खरीद सकती है। नहीं है। क्यों हम, आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये करने, अगर आपको ये नजर आ रही है, अगर आपको नजर आ रही है कि उनके पास जो भी जाता है करप्ट इंसान, बीजेपी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन, ऐसा वॉशिंग पाउडर है, करप्ट को धोया और साफ सुथरा बाहर निकला, तो वो मशीन कांग्रेस भी अपने पास रख लेना। नहीं, हम नहीं रखना चाहते, मतलब हम राजनीति करना ही नहीं चाहते। तो जिस राजनीति से आप चल रहे हो 12 साल तक, अभी कांग्रेस जो है वो देश में दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रही है, कब जनता का विश्वास ले पाएगी? नहीं, आप शायद ये भी भूल रहे हैं कि इस देश में 50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने लोगों की सेवा की है। तो क्या अगले 100 साल तक आने का कोई इरादा नहीं है? जो कर दिया वो इतिहास, अभी जो कर दिया वो इतिहास। 2024 के चुनाव में बीजेपी माइनॉरिटी में हो गई है। अरे 400 पार के नारे देने वाले 240 पे रह गए। लेकिन सरकार फिर भी उन्हीं की है। लेकिन सर, अच्छा कांग्रेस अपने आप कहां पहुंच देखती है? पिछले 12 सालों में कितनी तरक्की कर रही। जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो 2 सीटें पक्की मानी जा रही थी, रमन भल्ला जी की और सतीश शर्मा जी की, कांग्रेस ने वो भी हाथ से गवा दी। कहते ना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा ही हुआ कांग्रेस के साथ। इतनी ऑडियो वायरल हुई जो कांग्रेस के दिल से प्यार करते थे, रमन भल्ला जी को
कई ऐसी ऑडियो वायरल हुई है, लोगों ने कहा है अपना पठा भी गुल कर देता, साड़ा भी करवा देता, टोनी नु उठा देता, सानू उठा देता। ये पब्लिक की इमोशंस है, ये प्यार है, व्यक्ति का मैं मान सकता हूँ। सतीश जी आपसे नाराज होके गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस के कई मैं लीडर्स का इंटरव्यू करता हूँ, उनका सतीश जी तो कहीं गए ही नहीं है, थोड़े से नाराज है, वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। तो जब कांग्रेस में थे तब उनको वहां पर सीट नहीं दी, जब वो इंडिपेंडेंट जीत के वहां पर आज कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, आज अफसोस हो रहा है कि हमारे से गलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने पिछले इतने सालों में क्या किया क्या नहीं, कांग्रेस ने बहुत अच्छा टाइम ओवर निकाला है, इसीलिए आयरन लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी जी को। जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़ा अच्छा समय निकाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन जब समय बदलता है, चीजें बदलती हैं। आपने कहा कि ये लोग खरीदते हैं, अरे भैया अगर कोई इंसान बिकने को तैयार है तो कोई खरीद रहा है, उसमें गलत क्या है? आपके पास मौका आएगा तो क्या आप लोग नहीं खरीदोगे? इलेक्शंस में होता है, सरकार बनानी होती है, रातों रात एमएलए बिक जाते हैं, उनके माथे पे लिखा नहीं होता कि इंडिपेंडेंट है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बोली लगाओ और खरीदे जाते हैं। तो फिर राहुल जी, जिस तरह की चीजों को आप बयान कर रहे हैं, फिर आप ये डिबेट्स मत करवाइए बुला के कि पेपर लीक हुआ और यूथ का नुकसान हुआ। जहां पर जो चीज गलत है होगी, जिस तरह की तरफ आप देश को ले जाएंगे, मैंने शुरुआत ही कहा था, जिस तरीके के आप आइडल्स खड़े करेंगे, आप देश को ये दिखाएंगे एमएलए एमपीज खरीदना बेचना बहुत अच्छा है, वो जिसके पास पैसा है, अमित शाह के पास ताकत है, तो ठीक है ना, उसके पास ताकत थी, उसने पेपर भी बेच दिया, फिर आप क्यों परेशान है? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं पेपर लीक गलत हुआ? उनके पास ताकत थी, उन्होंने अपने जो बच्चे थे, जिस आदमी ने 50 लाख दिया, उन्होंने उसको पेपर दे दिया। परेशानी ये मेरी नहीं है, परेशानी है उन बच्चों के जिनका भविष्य खराब फिर आप क्यों परेशान? शुरुआत में मैंने यही कहा था, चाहे नीट हो, जेकेएसएसबी हो या कोई भी हो, जो चीज गलत है वो गलत है। पॉलिटिक्स को प्रमोट करेंगे और आपको लगेगा कि अमित शाह में वो ताकत है, नहीं, हम प्रमोट नहीं कर रहे। वो ताकत हमारा दाल फुल्का बीजेपी चलाती ना कांग्रेस चलाती, तो हम किसी को प्रमोट नहीं करते। जहाँ बीजेपी गलत है वो गलत है। मैं आपको बात कह रहा हूं, अगर तभी बात वही हो रही है ना कि देश का माहौल कैसा है। मैंने आपको क्यों कहा कि ये सारी बात शुरू वहां से होती है जिस समय एक प्रधानमंत्री कहता है मैं पढ़ता नहीं हूं, मेरी फोन में ऐसे करता हूं और सब छप जाता है। जब आप उस बात पे ताली बजाएंगे, पेपर तो लीक होगा ना। जिस समय एक प्रधानमंत्री ये बात करेगा, प्रधानमंत्री ये कहेगा मैं हार्वर्ड वाला नहीं हार्डवर्क वाला हूं, तो वो क्या वो शिक्षा पे एक मजाक नहीं है? एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है और आदमी ये कह रहा है वो यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं है और हार्डवर्क से। जब एक व्यक्ति यहाँ से कहता है आलू डालेंगे सोना निकलेगा, लोग तालियां बजाते हैं, तो वो हार्डवर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा है, शायद आपको गलत लग रहा है। यहाँ से आलू डालेंगे वो सोना। हाँ जी, ये नरेंद्र मोदी का बयान है। जी की आवाज में लगा मैं दिखाऊंगा, उसके ऊपर राहुल गांधी दिखाऊंगा। हार्ले डेविडसन की 11 लाख रुपए की, सुनो मैं वो दिखाऊं। सुन, राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे और आलू के यहाँ पे ये चीजें, और वो कहते हैं यहाँ से सोना निकलेगा। वो नरेंद्र मोदी जी के बयान। बिहार के इलेक्शंस की बात करता हूँ। पिछली बार जब बिहार इलेक्शन हुए, राहुल गांधी जी 75 लाख रुपए की हार्ले डेविडसन की जैकेट पहनकर गरीबों के साथ जमीन पर खाते नजर आते हैं। कहने का मतलब नहीं है, आप कह रहे हो कि देखो मैंने ये बात कई बार ये किसी ने पीछे भारत जोड़ो यात्रा पे भी शर्ट का प्राइस निकाला था, बाद में पता लगा था वो गलत है, वो वाली शर्ट ही नहीं है। ये सब ऐसे ही बातें। देखिए मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ और डिस्कशन का मेरा मकसद ये है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। जो वादे आप आम इंसान से करते हो उसे पूरा करने का दम रखा करो, बजाय इस चीज के कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के। उसने अपने कार्यकाल में क्या किया, या अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या होना है, जो बीत गया वापस अभी का जवाब मांगना है। इस समय जो आदमी सत्ता में बैठा है, ऑपोजिशन का क्या काम है? आप कह रहे हैं जी कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस का अभी काम है, लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है राहुल जी को एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। उनका काम है सत्ता पक्ष पे सवाल करना। उनका काम है जिस चीज से पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है उस चीज को पार्लियामेंट में उठाना। क्या कांग्रेस के किसी नेता को ईडी का डर है? ये तो वो नेता खुद बता सकता है, मुझे तो नहीं। आपने बीच में एक जिक्र किया था कि भाई सीधे तरीके से क्यों नहीं बात करते, सियासत क्यों नहीं खेलते, किसी को ईडी धमका के डरा कर तो अपनी तरफ करते हैं। मैंने पहले भी कहा, अगर मेरे दिल में चोर नहीं है, मैंने घोटाले नहीं किए, मैं कहता हूं मेरे पे बिठाओ ईडी, कोई कुछ बाल बंगा करके बताए। आपको मैंने फिर उस बात का जवाब दिया कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ईडी के डर, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि वो ईडी के डर से सजा नहीं दे रहे, आदमी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके बाद उसको अपने पास ला रहे हैं, उसके बाद उसे कोई सजा नहीं दे रहे। प्रॉब्लम यहाँ है। ब्लैकमेलिंग कैसे होगी? मैंने अगर 2 नंबर की प्रॉपर्टी बना ली, इमेजिन कर लीजिए, उसे अंदर क्यों नहीं कर रहे उसके बाद जब वो बीजेपी में आ जाता है तो? अच्छा, आपको कहने का मतलब है जिनके पास ये काला धन, आप मुझे बताइए, जिस समय जो ये अशोक मित्तल जी हैं, ईडी की वहां पर रेड होती है पंजाब में,
वो उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं राज्यसभा एमपी, उसके बाद वो रेड्स बंद क्यों हो जाती है, उन पर सजा क्यों नहीं हुई? अगर उनके वहां रेड्स हुई, वो केसेस बंद क्यों हो गए? अगर हिमंता बिश्वा शर्मा की बहुत बड़ी करप्शन थी तो वो आदमी क्यों आज असम का चीफ मिनिस्टर है? अगर अशोक चव्हाण ने घोटाला किया था उस इमारत का जो हमारी आर्मी के लिए बनी थी, वहां फ्लैट दिए थे, तो आज वो क्यों भाजपा में है? इन चीजों का जवाब देना भाजपा के लोग। हमें ये प्रॉब्लम है कि वो ब्लैकमेल करके आदमी को लाके वॉशिंग मशीन में डालते हैं और उसके बाद कहते हैं इससे ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं। अब ये देश को और स्टेट को लीड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी। तो आपको लगता नहीं ये तो जीती जाती परफेक्ट एग्जांपल देते होंगे? जाओ अपनी उम्र, अपने जमाने में जितने आपने 2 नंबर काम करने करो, जितने घोटाले करने करो, उसके बाद भाजपा ज्वाइन कर लो, बोलो भाई अब हमारे सारे पाप धुलने वाले हैं, करोड़ों की संपत्ति करो, उसके भाजपा के पास आ जाओ। यही हो रहा है। आप देखिए क्या हुआ कल परसों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास लगभग 200 एकड़ के करीब जमीन उन इलाकों में खरीदी गई है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, जहां पर अब सरकार डेवलपमेंट कर रही है। तो क्या ये क्विड प्रो को नहीं है? क्या अपनी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसका मिसयूज नहीं है? क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर जिसके पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का सारा पता है कहाँ क्या होना है, वो वहां पर अपने बेटों पे, अपनी बहुओं पे, अपने बीवी के नाम पे जमीनें ले रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। जाएंगे बड़ा दूर तक बात जाएगी। अगर मैं फिर वडेरा जी का बात करूं, प्रियंका जी के हस्बैंड का, तब भी मैं वहां तक जाऊंगा। उन्होंने भी नोएडा में इतनी जमीन पहले ले ली थी। हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि उसमें कोई सरकार का एफिडेविट है, और वहां पर सरकार कांग्रेस की नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हलफनामा है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, अरे आपने एक बात की, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि एक पार्टी दूध की धुली है और दूसरी क्राइम करती है। मैं आपको दूसरी की भी एग्जांपल दे दूं। आपने ये जिक्र किया ना, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उसी दौरान प्रियंका गांधी जी के हस्बैंड, उन्होंने वो जमीन मिट्टी के भाव खरीदी जो आने वाले सरकारी खाते में, जिसकी कितने साल हो गए उस बात को? 12 साल से तो कांग्रेस गया, उससे पहले की बात है। कितने साल हो गए अंदाज? 15 साल 16 साल लगा लीजिए। कितना टाइम लगता है एक आदमी को कन्विक्ट करने के लिए अगर उसने कोई गलती की हो? ये तो डिपेंड करता है जनाब किस तरीके से क्यों नहीं हो रहा उन्हें, कुछ उन पे क्यों नहीं हो रहा? अब तो नहीं सरकार हरियाणा में, किसकी सरकार है? कांग्रेस की, बीजेपी की? मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस हर जगह पिछड़ी हुई नजर क्यों आ रही है? आप मुद्दों को छेड़ते हो, उन्होंने क्या, उन्होंने गलत किया? आप मुझे ये बता रहे हो कि हमारी एक पार्टी कांग्रेस ऐसी है जिन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई एमएलए नहीं खरीदे, जिन्होंने जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी बीजेपी के अमित शाह जी जो है वो हमारे लीडर खरीद लेते हैं। हमारे नहीं, कांग्रेस का कोई लीडर आज तक बीजेपी में नहीं गया। हमारे नहीं, मैं जम्मू के विक्रम मल्होत्रा जी की बात करता हूँ। हमारे नहीं, मैं जम्मू के विक्रम मल्होत्रा जी की बात करता हूँ। बात ही नहीं, अभी आपने कहा कंप्लीट तो करने दो मुझे। बताइए। हमारे नहीं, मैंने सिर्फ कहा हर वो व्यक्ति जो किसी भी तरीके से, जिसने किसी भी तरीके का गलत काम किया है, उसे सजा देने के बजाय उसे ब्लैकमेल किया जाता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है, धमकाया जाता है, अपने पास लाया जाता है, उसके बाद उसे गुनाह माफ हो जाता है, उसके बाद उसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, या उसे यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया जाता है, और उसे बड़ी बड़ी चीजों से नवाजा जाता है। मैं ये कह, उस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। तभी ये देखिए, मैंने आपको क्या कहा, ये सारी चीजें कनेक्टेड है भाई साहब। जब आपने एमएलए और एमपी खरीदने हैं, वो पैसे पेपर बेच के ही आएंगे ना। सरकार की आरबीआई से तो पैसा लेके एमएलए एमपी खरीदा नहीं जा सकता, वो तो फिर पेपर ही बेचना पड़ेगा, वो तो फिर लोगों को ठेके दे के उनसे किकबैक ही लेने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का स्कैम आपने देखा है, वो तो सब जग जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सारे कमेंट्स किए हैं कि किस तरीके से जिन कंपनीज ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में भाजपा को पैसा दिया, उन कंपनीज को बड़े बड़े ठेके मिले हैं। ये तो क्लैरिटी है ना। अभी आपने पीछे देखा, वेदांता के ऊपर ईडी की रेड्स पड़नी शुरू हो गई। उन्होंने एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट अडानी से खरीद लिया, हटा लिया, उन पे रेड्स पड़नी शुरू हो गई। तो खैर मुद्दा तो आज नीट को लेकर था, लेकिन साथ ही साथ कनेक्टेड है राहुल, ये कहीं ना कहीं जब बात हम करते हैं, देखिए पूरे सिस्टम ठीक करना, कांग्रेस जो है वो काफी देर तक, मतलब भारतीय की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की बात करें, लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो कई सारे मुद्दों को लेकर मैं चर्चा की। नीट के एग्जाम को लेकर हमने पहले भी कहा कि पत्रकारिता जो है निष्पक्ष तरीके से की जाती है, ना ही हम कांग्रेस के फेवर में बोल रहे हैं, ना ही बीजेपी के। जहां पर भी भाजपा गलत है उनसे सवाल पूछना भी हमारा फर्ज बनता है। हाँ, कुछ नेशनल मीडिया वाले नहीं पूछते होंगे, जिनकी आजकल बड़ी सारी मीम्स वीडियोस और कॉमेडी वीडियोस भी बन रही हैं, शायद उनको कुछ ना कुछ
करम या फिर रहम मिलता होगा जम्मू में उनका। हमारी जो पत्रकारिता है वो बहुत बढ़िया है। हमारे जम्मू के जो जर्नलिस्ट हैं वो अभी तक हम देख रहे हैं कि जो वो हमारा एक जो स्टैंडर्ड है जर्नलिज्म का उसे मेंटेन करके रख रहे हैं। तो वही चीजें हैं, देखिए पिछले बीते इतिहास में क्या कुछ हुआ उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, वो तभी बेहतर होंगी जब उसकी बेसिक चीजें ठीक होंगी। यानी जिन बच्चों को आप पढ़ने के लिए कहते हैं, जब उन बच्चों के पेपर की बारी आती है, इम्तिहान की बारी आती है, उन्हीं में घोटाले नजर आए, एक बार नहीं बार बार घोटाले नजर आए, तो फिर आप किसको कसूरवार मानोगे? आप तो सवाल पूछोगे कि जनाब इतनी मेहनत करके, इतने पैसे खर्च के हमने पेपर की तैयारी की और चंद पैसों के मुनाफों के लिए कुछ लोग जो है पेपर बेच देते हैं, अपना जमीर बेच देते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। तो खैर आने वाले भविष्य में कोई भी पार्टी आए, चाहे कांग्रेस वापस आती है, भाजपा आगे चलती है, लेकिन कुछ बेसिक चीजों की जिसकी बात करते हो, रोटी कपड़ा मकान, जो आम पब्लिक की जरूरत है और बच्चों के भविष्य की, वो किसी ने कहा है कि देश तभी मजबूत होता है जब वहां के लोग जो हैं एजुकेटेड हों। जितने एजुकेशन उनके काम आएगी उतना देश आगे तरक्की करेगा। तो खैर आज संदीप सिंह रिसम जी से हमने बातचीत की, जो कि एक स्टूडेंट की आवाज भी बनते हैं बुलंद, काफी देर अरसे से जो है एक सीनियर नेता भी हैं कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और खुलकर बात करेंगे। डिबेट भी काफी इनके साथ मजा आता है करने के लिए। और रही बात इन निचोड़ में, बात यही है कि देखिए जी, इन्होंने एक बात तो बड़ी अच्छी कही जो कई पब्लिक कहती है कि वॉशिंग मशीन या वॉशिंग पाउडर ऐसा भाजपा के पास है कि जितने मर्जी आपने काम या कांड किए हैं उन कांड को लेकर डराया जाता है, ईडी द्वारा धमकाया जाता है, उसके बाद भीगी बिल्ली बनकर माफी मांगकर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, जनाब आगे से हम ये काम नहीं करेंगे, और जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद दूध के धुले हो जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो खैर आम पब्लिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखिए इजाजत, राहुल खत्री, नमस्कार।